अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात, पीस टॉक्स और पाकिस्तान का किरदार यकीनन काबिल सताइश है। डिप्लोमेसी के एक ऐसे सतह पर हम मौजूद हैं, गुडविल के बैनुल अक़वामी गुडविल और साख जो है हमारी, वो एक बड़े हाई पेडेस्टल पे है इस वक्त। और यकीनन इसमें इसके मंजर में बहुत सी हमारी जान फशानी के साथ कावशें थी, हमारी एक्सपर्टीज़ भी थी, हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी थी, हमारे फॉरेन ऑफिस की भी अपनी कारकर्दगी इसमें सामने देखने को आई। पाकिस्तान एक बड़ा रेलिवेंट मुल्क बना है इसमें। ये हम आज सारा इसका थ्रेड बेयर एनालिसिस करेंगे, थ्रेड बेयर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। वाक़यात हुए क्या, किस तरह आगे मामला चलेंगे, व्हाट नेक्स्ट, आगे मुज़ाकरात की क्या शक्ल हो सकती है, किन निकात पर पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस थे, किन पर इख्तलाफात थे। और यकीनन ये सोच लेना कि जी इख्तलाफात चंद लम्हों में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इख्तलाफात दुनिया में रहते हैं। पीसफुल को एग्जिस्टेंस के इंग्रेडिएंट्स में इख्तलाफात पे टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ना, को एग्जिस्टेंस का माना ये है कि एक दूसरे को नुक्ता नज़र समझ के आगे बढ़ना। लेकिन इसी दौरान में कुछ ख़बरें ताज़ा तरीन ये भी आ रही हैं कि अमेरिका ने आपने हुर्मुज़ बंद कर दी है, और क्यों कर की है, उसके क्या आगे फॉलो हो सकता है। तो हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब नज़ीर हुसैन, साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अमूर हैं। हम आपको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान हैज़ अर्नड अ नेम, ए गुडविल, और आप तो माशाल्लाह एक बड़े सीनियर सफारतकार हैं, बहुत से फॉरेन सेक्रेटरीज आपके जूनियर हैं। तो सफारतकारी मैं लोगों को कहता हूँ यार सिर्फ महज अल्फाज नहीं होते, ये सिर्फ जी बड़ा अच्छा बोल लेते हैं नज़ीर साहब और जाके कन्विंस कर दिया। कन्विंस करना तो एक उसका बेसिक वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ गुड डिप्लोमेसी, लेकिन इट इज़ बैक्ड अप बाय स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी के पीछे भी एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्क होता है, मल्टी सेक्टोरल इंटरेक्शंस होते हैं, ब्रीफिंग्स होती हैं, और कई प्लान्स बनते हैं, पॉलिसी पेपर चेंजेस भी आती हैं। थोड़ा सा ये भी लोगों को ज़रा गाइड करें, फिर हम इसको पाकिस्तान स्पेसिफिक कर लेते हैं इन द पीस टॉक्स कॉन्टेक्स्ट। जी 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 जी, क्योंकि लोग सुनना चाह रहे हैं कि कैसे होता है ये सारा। हाँ, ये डिज़ाइन कैसे हो। हाँ, ये कैसे होता है, ये बहरहाल इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी जी, बेशक मुख्तसर कर लें, ये वो भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग भी है, रियली पीपल वांट टू नो। हाँ बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया पहले तो। हमें लोग सवाल करते हैं ये, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम, वेलकम। नंबर 2, पहले ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम पूरी कौम को कि एक जो ग्लोबल लेवल पे जो थ्रेट डेवलप हो रहा था, हाँ जी, और शायद वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा भयानक होता, ठीक है, वो रुका अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, रुका। और यहाँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और अपनी लीडरशिप को भी हम शाबाश और उनको भी कहते हैं कि अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरह उन्होंने इस सारे प्रोसेस को डिज़ाइन किया, जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये कैसे, इसकी फॉर्मुलेशन कैसे हुई, डिज़ाइन कैसे हुआ, फिर एग्जीक्यूट कैसे हुआ। तो ये टेक्निकल भी है, और इसमें काफ़ी हद तक जो हालात होते हैं उनका भी इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत अमल दखल होता है ना। बहुत सर, इसके ऊपर ये भी आप देखें कि ये तीसरी अटैम्प्ट थी। आपको याद है पहली अटैम्प्ट कतर में हुई पीस टॉक्स की, ठीक है, वो फेल हुई, फॉलोड बाय, और उसके बाद ओमान में फिर जंग शुरू हो गई। जंग शुरू, उसका दूसरा फेज शुरू हुआ जिनीवा में, ठीक है, वहाँ भी कुछ प्रोग्रेस हुई, लेकिन फिर वो जिसे कहते हैं कामयाब ना हुई। उसके बाद फिर कुछ कॉन्फ्रेंस जो है वो कंटिन्यू किया, और भी तेज़ी से वो लॉन्च हुआ दोनों तरफ से। अब कोई 30+ या 40 डेज़ के बाद ये तीसरी जो एफर्ट है वो पाकिस्तान ने की। ये दोनों का हम ये नहीं कहेंगे कि बुनियाद पहली और दूसरा फेज़ के ऊपर थी, नो। हर दफ़ा आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ सब डिफरेंट होती है, हालात डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और फिर आपकी अप्रोच भी डिफरेंट होती है।
पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ हमारी सीनियर लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर हैं उसमें फॉरेन मिनिस्टर हैं, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मलिक साहब हैं और उनकी टीम है पूरी, दोनों की टीम है पूरी। जिस किस्म की डिज़ाइन हुआ, फिर जिस किस्म की उसके अंदर में साहब एक्सपर्टीज चाहिए होती है आपको। ये नहीं, इट्स नॉट अ वन मैन कमांड नहीं होती। एक्सपर्टीज जिस किस्म की अवेलेबल थी, और फिर ये लीडर का काम होता है कि उन एक्सपर्टीज को वो एम्प्लॉय कैसे करता है सही अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सबसे पहले तो ये बात है कि उसका जो टारगेट, जो ऑब्जेक्टिव, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम चाहते क्या है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर था कि हम ये चाहते हैं कि जंग बंद होनी चाहिए। सही, ठीक, ये पहला ऑब्जेक्टिव। और वही ऑब्जेक्टिव लेके जब प्राइम मिनिस्टर ने एक सोशल मीडिया पे एक पैगाम दिया कि दोनों पार्टीज 2 हफ्ते की सीज फायर पे एग्री करें, मकसद ये था कि एक स्पेस मिल जाए टॉक्स के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, और पार्टीज को भी ये मौका दिया जाए कि वो भी अपना माइंड मेकअप करें। और वो 2 वीक का जो स्पेस मिला, उसमें पाकिस्तान ने जो फिजिकल अरेंजमेंट्स करने थे मियाँ साहब, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको वेन्यू डेवलप करना होता है, बाकायदा डेवलप करना होता है, ठीक है। फिर उसके पीछे वर्किंग पेपर्स होते हैं, दुरुस्त है, कि आप ये इशू क्या है, हम क्या हासिल करने जा रहे हैं, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। सही है। और फिर इसके अंदर जो प्लेयर्स होंगे उनका क्या क्या रोल होगा, और फिर कि जो डेलीगेशंस आएंगे उनको एडवांस जैसे कहते हैं अलर्ट होते हैं वो, और उनके भी ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है। इसी तरह अमेरिका के भी थे, उनके 15 पॉइंट थे, ईरान के 10 पॉइंट थे। ठीक है। और जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये कहा कि 2 वीक्स का सीज फायर हो, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट ये थी कि हमें 10 पॉइंट एजेंडा मिला है ईरान का, दैट वुड बी द बेसिस फॉर टॉक्स। अब यहाँ पर स्टेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टेज सेट हुई, ठीक है, कि वो जो 15 पॉइंट उनके अपने थे, पर्पज उनका भी वही था, पर्पज इनका भी वही था। ईरान और अमेरिका दोनों अमन चाहते थे, इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन चाहते हैं, अमन चले, सेपरेट चीज है, इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं। अच्छा, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं अमेरिका की, और एक्सपेक्टेशन, और इनकी अपनी सब रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जरूरत है, ठीक है, उनकी वो जरूरत है, उनकी जो जरूरत है। एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से होती है, ठीक है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी होती है, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव है, उनके ऑब्जेक्टिव है, इट्स टोटली पर्सनल। अब ये 10 पॉइंट उन्होंने खुद कहा कि ये बेसिस है, और ये हमें 10 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना मंजूर है। अब एजेंडा सेट हो गया खुद ब खुद दोनों तरफ से। आज तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी 10 पॉइंट का डॉक्यूमेंट देखा है। वो हम सुन जरूर रहे हैं, लेकिन किसी भी कमेंटेटर ने, किसी भी न्यूज़ चैनल ने देखा नहीं वो 10 का ये नहीं कहा कि ये 10 पॉइंट्स हैं। वो 6, 7, 8 पे आके रुक जाते हैं कि ये 10 पॉइंट है, तो दे आर वेरी जैसे कहते हैं फंडामेंटल इश्यूज हैं उसके अंदर। अब थोड़ी सी फिजिकल हम बात कर लेते हैं। अब ये पहली दफ़ा हुआ है मेरे ख्याल में कोई 30 सालों में कि अमेरिका का कोई वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया हो। एक लिहाज से ये बड़ी डेवलपमेंट है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में कि इस पीस टॉक्स के लिए, वी कॉल देम पीस टॉक्स, दोनों पार्टीज के अंदर, तो अमेरिका ने अपना सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिशियल नॉमिनेट किया, नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एग्जैक्टली, क्योंकि उनसे वो ब्रीफ लेकर आए। उन्होंने इनफॉर्मली प्रेसिडेंट इन वेटिंग कहा जा सकता है, इनफॉर्मली नहीं सर, उधर ना जाए ना, अभी उधर ना जाए। उन्होंने प्लेन बोर्ड करने से पहले, टेक ऑफ से पहले एक स्टेटमेंट दी कि मेरे पास प्रेसिडेंट ट्रंप से पूरा ब्रीफ है, क्लियर एडवाइस है, कंस्ट्रक्शन है। और उसका मकसद क्या था, जब कहते हैं ना, इसको टेक्निकली कहते हैं ब्रीफ है मेरे पास, ब्रीफ से मुराद है कि ये हमारे
ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक ये है, हमारे नो गो एरियाज हैं, ठीक है, जिसको आजकल ये तो रेड लाइंस कहा जा रहा जिसको हम आजकल मीडिया रेड लाइन्स कह रहा है, खासकर आपका मीडिया जो है उसको रेड लाइन रेड कहता है। लाइन कह रहा है, अच्छा, मैंने वो उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, और ये यहाँ पर कंप्रोमाइज हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता है। इसी तरह लाइन्स वर क्लियरली ड्रॉन, उन्होंने कहा कि मेरे पास, उनके पास एक क्लियर नक्शा है, इनके वाइस प्रेसिडेंट के पास क्लियर एडवाइस है प्रेसिडेंट की तरफ से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो कमांडर इन चीफ भी है, हाँ, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, और वो उनकी कैबिनेट का हेड भी है। हेड भी है। तो लिहाजा जो भी इंटरनल प्रोसेस है वो अपनी जगह पर है, लेकिन अल्टीमेटली आपने एक जगह पे पोस्ट किया हुआ है कि वो उनका फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग मैं आता हूँ वो भी उधर, इसमें फिट कर मैं देना ले थोड़ा। आता हूँ। अच्छा, अच्छा, अब बक जिसे कहते हैं स्टॉप्स एट द टॉप। हाँ, अब अमेरिका में प्रेसिडेंट के बियॉन्ड कुछ नहीं है, ठीक है, वो ही डिसीजन मेकर है। अब वहां पर डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। आप वो जो अमेरिकन सिस्टम है प्रेसिडेंट्स का, अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देता है, इमरजेंसी पावर भी है, लॉन्ग टर्म पावर्स भी, रेगुलर पावर्स यू कैन वेज अ वॉर एज वेल, एक, फिर वो कमांडर इन चीफ भी है, ठीक है, अच्छा। और अब उनका जो डिसीजन लेने का प्रोसेस है वो ब्रीफ है, छोटा है, उनकी काबीना है, उनकी से इस कॉन्टेक्स्ट में उनका सेक्रेटरी वॉर है, ठीक है, उनका पेंटागन का हेड है, उनके 4-5 चीफ हैं जो बाय द वे वहाँ पर 7 किस्म की सर्विसेज हैं, ठीक है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, और मरीन्स हैं, और स्पेस है, नेवी सील्स हैं, स्पेस हाँ जी, है, साइबर का है, उनके 7 सर्विसेज हैं। ऑन द टॉप सेक्रेटरी ऑफ वॉर है उनके। ठीक है, अब उन्होंने, मैं जो कह रहा था ना कि उनका ट्रैक फास्ट है, तो देवर क्विक इन Summing up. इन अनाउंसिंग हाँ, कि वो जो 10 पॉइंट है दैट वुड बी द बेसिस ऑफ, क्योंकि प्रेसिडेंट ने कह दिया, शायद वो आपके सिस्टम में इट वुड हैव टेकन लॉन्ग टाइम, और यही वजह है कि ईरान के कॉन्टेक्स्ट में मियां साहब इट टुक अ लिटिल लॉन्गर, और आज तक भी क्लैरिटी नहीं हुई कि वो जो 10 पॉइंट हैं उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग फाइनल कहाँ होगी। इस केस में लेकिन उनके भी जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वो भी कोई, लेकिन He is at par with the president of America. लेकिन वो जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, हाँ, वो जरा लंबी है। लंबी है, ठीक है, अब उनका जो टॉप की इंस्टीट्यूशन है वो काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, यू नो, ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल है बाकायदा, उसके वो मेंबर्स हैं, और उसके नीचे फिर प्रेसिडेंट भी है, साथ उसके और भी पैराफर्नेलिया है, जो भी कुछ है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उसके ऊपर डिस्कशन हुई, ठीक है, और ये सबको पता है 21 घंटे हुई, हम वो डिटेल में नहीं जाते, हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने जा रहे हैं कि ये कहाँ आके रुका, क्यों रुका, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका। ठीक है, हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे कि क्या होने जा रहा है, नो, हाँ, एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका। अब इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी थे, थोड़ा सा लोगों को बता दें कि हुआ क्या वहाँ, जी बताते हूँ। प्रॉक्सिमिटी टॉक्स थी, क्या था, थोड़ा सा mediation थी, फिजिकल इश्यूज भी थे कि ईरानियन डेलीगेशन की सिक्योरिटी एक टॉप प्रायोरिटी थी, पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, ठीक है, और चूंकि इजराइल, जरूर कहें, ओपनली कहें, इजराइल की जो पॉलिसी थी वो ये आफ्टर थी, देयर ब्लड, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं, सर जब भी जो कतर में हमला हुआ था हाँ, वहां भी टॉक्स हो रही थी, उसके ऊपर हमला हुआ, अंग्रेजी में इसे कहते हैं आफ्टर देयर ब्लड, ठीक है जी, यानी जिनेवा के बाद, जिनेवा के बाद भी हमला हुआ, बिल्कुल हुआ, और जो कतर के बाद भी हमला, कतर में भी 2 चीजें थी ना, एक तो ये था कि कुछ पहले फलस्तीन का भी इशू चल रहा था, जिसके ऊपर सबसे पहले हमला हुआ। अब ये बहुत बड़ा जो होस्ट गवर्नमेंट होती है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रिपोर्टेड ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स एयरक्राफ्ट गए और स्कॉट करके लाए। तो इसका मकसद ये होता है कि जो होस्ट होगा उसके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए मेरा साहब, एक तो फिजिकल कैपेसिटी होनी चाहिए, हाँ, आपके एयरफोर्स भी है, ठीक है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, प्रोटोकॉल है, ठीक है, डिप्लोमेटिक कैपेसिटी भी है मैनेज करने के लिए। और तीसरी बात ये थी कि आपके बारे में जो पार्टीज हैं
उनका ट्रस्ट भी होना चाहिए आपके ऊपर कि आप आम जुबान में मैं कहूँगा डंडी नहीं मारोगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप बायस नहीं होगे किसी लिहाज से भी, और आप दोनों पार्टी। लेकिन ट्रस्ट वर्थीनेस का ये लेवल अचीव करना भी कामयाबी है हमारी। ये हमारी कामयाबी, ये ट्रस्ट डेवलप था क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्कात हैं। इसी तरह पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप के ईरान के साथ भी बहुत अच्छे वर्किंग और रिलेशनशिप है। तो खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब हुई ना। ये दोनों अच्छे जगह पर है। खारजा पॉलिसी कुछ और है सर। अच्छा, वी आर टॉकिंग ऑफ ये जो इवेंट हुआ है, ठीक है, एपिसोड को डिस्कस कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट भी ये है, उसका मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान स्टूड फॉर पीस। ठीक है जी। और दुनिया ने एक्नॉलेज किया, और दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कॉन्डक्ट था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि आपका जो कॉन्डक्ट है वो आपकी स्पोकन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कहने को तो कोई भी कह सकता जो आप कह रहे हैं वही आप कर रहे हैं। कहने को तो आप ये भी कहते हैं, हिंदुस्तान ये क्लेम कर रहा है कि जी हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो दुनिया का मसाइल हल करते हैं। लेकिन आप हम अहिंसा के पुजारी हैं, अमन के पुजारी। लेकिन जंग से 2 दिन पहले आप एक पार्टी के पास जाते हैं और क्नेसेट में जाके स्पीच करते हैं और वहां पर साफ नजर आ रहा है कि आप बायस्ड हैं। और आप इसराइल को अपना फादरलैंड कह रहे हैं। आप बायस्ड हैं, सिंपल सी बात है। इससे बड़ा बायस क्या हुआ? एंड यू डोंट स्टैंड फॉर जस्टिस। एक होता है पीस, एक है जस्टिस। ठीक है, यू डोंट स्टैंड फॉर जस्टिस। पाकिस्तान का न्यूट्रल था इसके ऊपर, ये बड़ा अहम है इसलिए। अब आपका यह है कि हुआ क्या वहां पर। अब इसके ऊपर 21 आवर्स के पीरियड के ऊपर डिस्कशंस हुई, 3 या 4 सेशंस हुए। अब उसमें जो मैं ये समझता हूँ जो ग्लोबल लेवल के उस स्टैंडर्ड के एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है a lot has been agreed upon. लॉट हैज बीन एग्रीड अपॉन। ये बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान ने आपके मीडिया के लोगों को इंफॉर्मेशन या रूमर और प्रोपेगेंडा स्पेस नहीं दी इस मर्तबा, नहीं दिया। ये वैसे अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सिटीजन, कंसर्न सिटीजन, मैं बड़ा है, मैंने बावजूद इसके कि मैं मीडिया पर्सन, आपका मीडिया है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि सुकून रहा कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया को स्पेकुलेट नहीं करने दिया। नहीं करने दिया, स्पेस दी नहीं, बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं करने दिया, प्रोपेगेंडा नहीं करने दिया, गुंजाइश दी नहीं। इसी तरह दोनों पार्टीज ने भी और उनके होस्ट ने भी जो भी कुछ एग्री हुआ उसको भी डाइवर्ज नहीं किया। आज तक मुझे और आपको हम अखज़ कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से, उनकी लफ्ज जो उन्होंने बोले हैं उससे, और एक लॉजिक भी होता है कि ये हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, एक इंटेलिजेंट असेसमेंट करते हैं, इंटेलिजेंट असेसमेंट करते हैं कि क्या हुआ होगा। अब देखना यह है कि ईरान के लिए कौन से नो गो एरियाज होंगे, अमेरिका के लिए क्या नो गो एरियाज होंगे। अब सबसे बड़ा इशू जो था अमेरिका का विज़ावी ईरान कि ये न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर ना करें, न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी ना हो। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और चीज़ है और न्यूक्लियर वेपन्स और चीज़ है। ठीक है, दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अब ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। और वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो फिर वो तो फिजिक्स है, वो तो केमिस्ट्री है, वो तो बिजली भी पैदा होती है उसमें तो बहुत अच्छा। अब सबको पता है, हमारे ऑडियंस को बिल्कुल पता है, हम शेयर करते रहे हैं कि मेडिकल के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए भी होती है, उसमें भी होती है, माइनिंग के लिए भी होती है, और वेपन्स के लिए भी होती है। ठीक है। अब इसमें 2 मटेरियल होते हैं, प्लूटोनियम और यूरेनियम। यूरेनियम को इनरिच करना होता है क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म में जब मिलता है तो 1-2% कंसंट्रेशन होती है, वो आइसोटोप जो है, ठीक है, उसकी बात है, जो असल मटेरियल है इस काम के लिए। अब ईरान ने 60% तक इनरिच करने की कैपेसिटी डेवलप कर चुके हैं वो, ठीक है, और शायद वो 400 प्लस या 440 किलोग्राम वो कर भी चुके हैं। वेपन के लिए 93% चाहिए होता है, ठीक है, ये हम जनरल रिपीट कर रहे हैं, हम पहले कह चुके हैं। अब अमेरिका को और इजराइल को ये ऑब्जेक्शन है
कि ईरान चूंकि एनपीटी का मेंबर है, ईरान चूंकि IAEA का मेंबर है, ठीक है, तो ईरान ने अपना राइट टू डेवलप वेपन वो फोरगो कर चुके हैं वो बाय साइनिंग द NPT ट्रीटी, बाय लॉ। बाय लॉ अब वो लीगली बाउंड हैं कि वो वेपन डेवलप ना करें। और यही बात आपने देखा, JD वायंस ने अपनी आखिरी जो स्टेटमेंट थी मीडिया के सामने यही कहा कि हम ये चाहेंगे कि ये जो एरिया है न्यूक्लियर का। चलो नज़ीर साहब इसको याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, इसी से दोबारा शुरू इसी से करते हैं। दोबारा करेंगे। तो अब जी हम हाँ। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखें। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर हुसैन। नज़ीर हुसैन साहब, एक तो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि एनरिचमेंट का, हाँ यूरेनियम की उन्होंने 60% कैपेसिटी हासिल कर ली है, जी, तो 93% जाके वो हाँ। एटॉमिक वेपन बन जाता है। जी अच्छा, इसमें एक सवाल ले लें, फिर हम आगे आएंगे जी। कि आपने भी अभी ब्रेक में एक बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं हाँ कि वेयर समथिंग वेंट रॉन्ग एंड हु वाज रॉन्ग, जी, टू व्हाट एक्सटेंट, जी। वो भी हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं फिक्स करनी है। जी, बिल्कुल करते अच्छा, मैं वैसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, अमेरिका को भी छोड़ दें, ईरान को भी छोड़ दें, इस वक्त दुनिया ऑलरेडी न्यूक्लियराइज तो है ही, यानी 5, 6, 7, 8 मुल्कों के बाद। शुड द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड कहता हूँ, वर्ल्ड अगर एग्जिस्ट करती है कहीं में, अलाउ मोर प्रोलिफरेशन एट ऑल, मतलब ईरान के से अपने जज्बाती लगाव छोड़ दें। चलें। मेरा ख्याल है अब जो बन गए मैं इससे आगे बढ़ना नहीं चाहिए। आप आपके इसी सवाल को आगे फिर चलते हैं। बेस बना के हाँ। हम आगे चलते हैं। अगर यूनाइटेड नेशंस जो कि अल्टीमेट कस्टोडियन है, जिसे वर्ल्ड कह रहा हूँ मैं, वही वर्ल्ड है ना, चले यूनाइटेड नेशन से क्या है? इट्स यूनाइटेड नेशन, ठीक है, अल्टीमेट कस्टोडियन जो है ना पीस कीपिंग का, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपना रोल अदा किया होता हाँ, तो ये नौबत ही ना थी। विद ऑनेस्टी, हाँ, है ना, ठीक है, विद टोटल इंटीग्रिटी, दुरुस्त तो ये सूरत हाल पैदा ना होती। ना होती। अब जो ईरान ने किया, ईरान IAEA का मेंबर है, NPT का सिग्नेटरी है, JCPOA उन्होंने एग्री किया ओबामा के साथ, और वो आके प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले टेन्योर में अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश कर दिया। अब यहाँ पर द ब्लेम गोज टू अमेरिका। अब इन्होंने जब अबॉलिश किया तो ये ईरान के लिए एक नेचुरल टेंडेंसी थी कि ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका इज गोइंग टू डू सम हार्म टू अस, और किसी भी स्मॉल पावर्स के लिए, मीडियम पावर साइज पावर के लिए एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज द अल्टीमेट इक्वलाइजर। हाँ, ये तो है। ये इक्वलाइजर मुल्क में 100, दुनिया में 100 मुल्क ये इक्वलाइजर बना लें, हम उधर आते हैं सर, फिर तो इक्वलाइजर पे बजाय कुछ और ही हो जाएगा। अच्छा, इक्वलाइजर था। अब अगर ये वो खुद उससे निकल गए, उसका मकसद ये हुआ कि उन्होंने ईरान को भी अपनी जिम्मेदारी से निकाल दी, और ईरान ने उस स्पेस का फायदा उठा के 40 किलोग्राम से प्लस जो भी था वो और 63 तक ले गए उसको, 63% पे ले। अब जब यहाँ तक पहुंचे, अब यहाँ से गेम शुरू हुई है। इजराइल इस्तेमाल कर रहा है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को या न्यूक्लियर इशू को ईरान को हमेशा के लिए कमज़ोर करने के लिए, ये थ्रेटन और अंडरमाइन दोनों ही, कमज़ोर करने जिस तरह उसने सूडान को, लीबिया को, सोमालिया को, सीरिया को, इराक को, लेबनान को कमज़ोर किया है और तोड़ा है। और वो ये समझते हैं कि उनका जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो आज भी वही है। मियां साहब, लेट्स नॉट फॉरगेट, वी शुड नॉट बी शाय टू कीप इट रिपीटिंग कि अल्टीमेट इजराइल का एक्सपेंशनिस्ट प्लान जो है, जिसको उन्होंने बिब्लिकल, रूटेड इन देयर फेनेटिसिज्म है ना ये। सर ये ज़ायनिज्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। चले, ज़ायनिज्म ठीक है ही वो ज़ायनिज्म है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सर, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उनका। मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्ल्ड डोमिनेंस है, लेकिन अल्टीमेट उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि नाइल टू यूफ्रेटिस तक जितना भी ये लैंड मैस है उसके ऊपर कंट्रोल करना, एंड दे वांट टू एस्टैब्लिश ए ज्यूइश एम्पायर। दैट्स द अल्टीमेट। वो आज हो जाए, कल हो जाए, 100 साल के बाद हो जाए, दिस इज व्हाट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स।
अब पिछले 100 साल से उनका जो कॉन्डक्ट है, अमेरिका के एक प्रोफेसर उस दिन कह रहे थे कि ये सब ऐसे बातें ही हैं, ख्याल आता है, कोई एक्सपेंशन डिजाइन नहीं है, ये तो बफर जोन बनाना तो मकसद सर है। ये 90 लेकिन ये जो अभी हम बता रहे हैं चीजें, ये तो जो सारी एक्सपेंशनिज्म की तरफ ये जा रही जो है। मिड 90 से 7 मुस्लिम मुल्क जो है हाँ, उनको तबाह किया उनका गया बेड़ा है। घर किया जो। और वो जो डॉक्यूमेंट बना था क्लीन ब्रेक, हाँ वो लिखा हुआ है रिटन, ठीक है। उसके अंदर ये था कि कोई भी जो नेबरिंग स्टेट होगी हम उसको विल कट टू साइज, विल मेक इट And they have cut them to इस तरह का वो मैनेजेबल हो जाए। अब ईरान इज द ओनली कंट्री लेफ्ट इन द रीजन जो कि उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। हाँ अब उसके दो ऑप्शन थे, हम उधर नहीं जाते फिर आज, क्योंकि हमारी पीस टॉक के जी जी, ऊपर उस पे हम बात कर लेना। फोकस है। What Coming went back wrong to and this where one. and कौन who was wrong, who was right? अब यहाँ पर ये था कि आपका जो न्यूक्लियर इशू था वो सामने आया एक। ठीक है। ईरान का जो था कि आप पिछले सिंस 79 से हमारे ऊपर सैंक्शन भी लगा रहे हो, हम पे हमले भी कर रहे हो, हमारे साइंसदानों को भी मारते हो, मिलिट्री ऑफिसर्स को, जी, और जी। अब हमारे उन्होंने स्पिरिचुअल लीडर को मार दिया। तो वेयर वुड यू स्टॉप? ठीक है। अब उनके जो 10 पॉइंट हम ये सब, उसके अंदर ये चीज़ें हैं कि नंबर 1, आप एग्रीमेंट करोगे कि आप हमारे अगेंस्ट एग्रेशन नहीं करोगे। नहीं करोगे। फिर आप जो सैंक्शंस हैं हमारे ऊपर पिछले 35 सालों हाँ से, वो खत्म आप करोगे। उसको हटाओगे। ठीक है। ठीक है जी। और फिर आप जो उनके एलाइज हैं, जैसे लेबनान है, नहीं उनके प्रॉक्सी मिलिशियाज जो हैं वो उनके बारे में भी नो क्या सर, है? दे आर नॉट मिलिशिया, दे आर नॉट अच्छा, प्रॉक्सीज। वो हैं क्या? नो, जब आप प्रॉक्सीज कहेंगे ना, फिर आप प्रेजुडिस शो कर रहे हैं। हाँ वो थोड़ा सा नेगेटिविटी है। नेफेरियस चीज हो नहीं सकती नहीं, है। नेगेटिविटी है उसके अंदर। अच्छा, दे आर, लेकिन मैं आई थिंक दे व्यू इट विद नेगेटिव। आज मैं हमेशा करता हूँ, हाँ। आज और भी क्लियर कर, दे आर ईरान के एलाइज हैं वो, अच्छा, दे आर एलाइज। लेकिन वो कंट्रीज तो नहीं है ना, वो ग्रुप्स है ना। नो, और कहना है मिलिटेंट ग्रुप भी है ना, लाई। फिर तो आप ये भी कहेंगे ईरान के अंदर जो लड़ रहे हैं वो भी ग्रुप है एक, उनका हाँ, भी अपोजिट ग्रुप है। वो फिर वहाँ तो भी आप है। ये भी उनको कहेंगे। चलो ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। हाँ, वो लंबी डिबेट हो हाँ, जाएगी, हम हम चलते उधर हैं। नहीं जाते, लेकिन अच्छा। लेट्स नॉट कॉल देम प्रॉक्सीज। अच्छा, इस तरह तो अब ये जो इजराइल है वो अमेरिका की प्रॉक्सी है, हाँ वो है। या इजराइल की फॉर प्रॉक्सी, ऑल प्रैक्टिकल या अमेरिका, है तो ऐसी वैसे। जो अमेरिका जो है वो प्रॉक्सी की एक अलग कर लेंगे, वो किसी चल पड़ेगी। प्रोग्राम कर लेंगे। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि दोनों के लिए वो जो हम रेड लाइन की बातें कर रहे थे, हाँ। दीज आर द रेड लाइन। रेड लाइंस, ठीक है। अब इसके ऊपर विद इन इवन, हालांकि 21 घंटे बातचीत हुई है, लेकिन वो इशू जो 45 ईयर से तंग कर रहा है इनको भी और दुनिया को भी तंग कर रहा है, और इतनी असैसिनेशंस हुई हैं। अब जो लेटेस्ट राउंड हुआ है, इसराइल को पहली दफ़ा मेरे ख्याल में तकलीफ पहुंची है। अमेरिका को भी ये समझ आई है कि उनका जो इतना बड़ा सेटअप है डिफेंस का, वो भी चैलेंज हो गया। वो भी चैलेंज हो गया है। अच्छा खासा और चैलेंज। ईरान ने भी जो कुछ किया है, बहुत सी किताबें दोबारा लिखनी पड़ेगी, वॉरफेयर की। जियो पोलिटिकल जो एनालिस्ट हैं उनको, जो वॉर प्लानर्स हैं उनको भी किताबें दोबारा लिखनी पड़ेंगी, और अपना SOPs भी दोबारा बनाना पड़ेगा कि हाउ कम एक कंट्री जिसके ऊपर 50 साल से ये है, और अब उसने इतने बड़ी सुपर पावर लेकिन को, उनको सैंक्शंस तो इकोनॉमिक सैंक्शंस थी ना। दोनों हर किस्म की है। हाँ, लेकिन ऑयल रिच है वो, मेरा ख्याल अभी वो माल पानी तो कमा रहे हैं वो। सर मेरा ख्याल देखिए, वो कभी रुका तो उनके नहीं। ऊपर नहीं, मैं कहता हूँ जरा थोड़ी क्लैरिटी दे दें। सर देखें, उनकी उनके ऊपर माली इस्तात में कमी तो नहीं आई। मैं अर्ज कर देता हूँ, उसके ऊपर 2 प्राइमरी दुनिया के रशिया भी ले रहा है तेल, चाइना भी उनसे कई सालों से ले रहा है। सर एक उनके ऊपर प्राइमरी सैंक्शंस हैं, उसका मकसद है कि अमेरिका खुद उनको सैंक्शन करता है कि वहाँ से वो कुछ नहीं ले सकते। ठीक है। एक कहते हैं सेकेंडरी, हाँ, जिनके साथ और थर्ड पार्टी दूसरे ममालिक को भी जैसे कहता है ना। पाकिस्तान है। ठीक है। ठीक है जी, उसके ऊपर भी ना आप उनको टेक्नोलॉजी दे सकते हो, ना इक्विपमेंट दे सकते हो, ना वेपन दे सकते हो, ना आप उनके साथ कोई लेकिन तिजारत उनका कर- रशिया के साथ 20 इयर्स का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। नो, नहीं, वो खत्म हो गई। नहीं है। मैं आज अभी नहीं, ये मैंने अच्छा हुआ आपने रेज बकायदा कर मैंने दिया। कुछ मैं पेपर्स अभी पढ़े हैं आपको- उस पे। सर मैं अभी आपको मैंने फेक न्यूज की नहीं बात मैं की। अभी आपको क्लैरिटी देता हूँ। हाँ। आज से 2 साल पहले रशिया ने ईरान को ऑफर किया था म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। हाँ, नहीं वो डिफेंस नहीं है, वो उसका नाम और है। अच्छा, मैं करूँगा। नाम जो भी है, वो है 20 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
जिसके तहत सुना, ये मैंने पढ़ा है कि ईरान उनको कॉम्बैट का नाम भी दिया, कॉम्बैट ड्रोन्स फराहम करता है रशिया को, और रशिया इनको SA या SU जो 300 बैटरीज वो फराहम करता है। ये कहते हैं कि उनका बकायदा एक पार्टनरशिप। मुझे अर्थ करने दें, हर मुल्क का कई मुल्कों के साथ मल्टीपल एग्रीमेंट्स होते हैं उनके मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी सपोर्ट भी करते हैं, मालिक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, मैं असल में मुख्तसर मैं कह रहा हूँ कि हम जो ईरान के बारे में इतना मजलूमियत का कर रहे हैं, ईरान को सैंक्शन ने कहा कुछ नहीं है वैसे, मेरा रेजिलियंस नो नहीं, अगर माली तौर पे वो कमजोर होते, बहुत कुछ ना इतने मिसाइल बनते, ना इस तरह वो फायर करते, माली कैपेसिटी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना। सिर्फ जज्बा ईमानी से तो नहीं बम बनता सर। देखें, माल लगता है, पैसा लगता है। नहीं अब आप थोड़ा सा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो ना हो कि हम ऐसे ही कोई हुआ खड़ा कर रहे हो सर, हम चीजों को ना, लेकिन है वो ठीक है, बहादुर कौम है, सैंक्शन का मुकाबला किया सर। हम चीजों को क्लैरिफाई कर देते हैं। ठीक है। 2 साल पहले रशिया ने ऑफर किया था म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। अच्छा। उस वक्त ईरान के अंदर डिस्कशन हुई थी। एक जो ग्रुप है ईरान के अंदर, जिनका ये ख्याल था कि अगर हमने ये साइन किया तो हमारी जो एफर्ट है वेस्ट के साथ नॉर्मलाइज करने की, वो इम्पैक्ट होगा। तो नहीं हुआ। अब इजराइल को इस चीज़ का पता है कि रशिया का और ईरान का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं है। हाँ, वो नहीं है, लेकिन जो है था वो मैं किसी और शेयर करूंगा आपसे, बगैर ऑथेंटिक निकाल के। चले जो आपने कहा वो शायद कुछ और है। हाँ, लेकिन उसमें उसका नाम ही म्यूचुअल डिफेंस नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सर, उसके तहत रशिया विल नेवर कम टू रेस्क्यू ईरान फिजिकल। उसमें इक्विपमेंट की फराहमी है एक दूसरे, वो और चीज है ना। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह ही नहीं रहा पाकिस्तान का और सऊदी अरब का। लेकिन वहां से उनको मिसाइल बैटरीज भी दी रशिया ने, और इन्होंने उनको ड्रोन्स दिए जो शायद उन्होंने यूक्रेन में यूज भी किए। सर एक और छोड़ देते हैं, तो सर एक और डेवलपमेंट हुई है। हाँ, ये जो कैस्पियन सी है, हाँ, इसके ऊपर ये भी एक्टिवेट हो गया। इसके ऊपर एक पोर्ट है, उसका नाम है अंजाली पोर्ट। हाँ, हाँ। अब अंजाली पोर्ट के ऊपर इजराइल ने पिछले हफ्ते अटैक किया है और कंसिडरेबल नुकसान पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? अब जो आप जिक्र कर रहे हो, रशिया से इक्विपमेंट वाया अंजाली पोर्ट आ रहा था, ईरान को आ रहा था। ठीक है, बट वो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं है। नहीं, वो स्ट्रेटेजिक नहीं आ सकते। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, वो तो मैं कह ही नहीं रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो है वो तो म्यूचुअल आयरन क्लैड है उनका। अब ये इनको एहसास हुआ कि अगर हमने किया होता दे वुड कम। हाँ। अब चाइना के साथ भी नहीं है। तो अब जब आपने जिक्र किया था चाइना का और रशिया का, चाइना एंड रशिया कैन नॉट कम, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं, कभी नहीं। लेकिन अगर होता, they would have been under obligation to do it. हाँ, ठीक है। अब ईरान, this is a clarity. अब यही जो चीज़ है ईरान को भी पता है, इजराइल को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, and this is where the problem lies now. बेशक कमेंट दिया है उन्होंने। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अगले महीने 14-15 को चाइना जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, चाइना जा रहे हैं, मई में जा रहे हैं। ठीक है जी, 14-15 डेट भी हो गई है। अब अमेरिका विल नॉट डू समथिंग एंड चाइना विल आल्सो नॉट डू समथिंग कि वो जो टॉक्स हैं वो जेपरडाइज हो जाए। अच्छा, ठीक है। अब ईरान की एक्सपेक्टेशन तो होंगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अंदर। ठीक है, दोनों की, रशिया की एग्रीमेंट नहीं है, इनका भी एग्रीमेंट नहीं है, और इनका वो मीटिंग होने जा रही है। अब हेयर कम्स, इसका इम्पैक्ट टॉक्स के ऊपर भी है। ठीक है, टॉक्स के ऊपर भी होगा। अमेरिका विल नॉट गो बियॉन्ड लिमिट टू किल ईरान। नो, ये नहीं हो सकता। एग्रीड, बिल्कुल सही है। इसी तरह ईरान विल आल्सो नॉट एक्सपेक्ट बियॉन्ड लिमिट फ्रॉम रशिया एंड चाइना एंड विल नॉट डू थिंग्स कि उन बाकियों के लिए प्रॉब्लम पैदा हो। ठीक है, ये दिस इज हाउ एंड दिस इज व्हाई दे केम डाउन टू टॉकिंग टुगेदर इन इस्लामाबाद, जिनको हमने पीस। मैं बड़ा खुश हूँ इस एनालिसिस से। मैं वही कह रहा था कि कुछ हमने मिसपरसेप्शन भी फैला दिए हुए हैं ममालिक के बारे में। मसलन कि ईरान को रूस से ज़्यादा ओवर जिंग्विस्टिक भी हम शो कर रहे हैं, विच डजंट वांट पीस एट ऑल। ऐसा भी नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ ये है दे वांट पीस। नहीं, लोग तो कहते हैं दे डोंट वांट पीस। वो कहते हैं हम तो मरने के लिए आए हैं दुनिया में, लोगों को छोड़ो, हमें जितने मर्जी बम मार दें। क्या लोगों ने इस तरह ग्लोरीफाई कर दिया
सर हम तो और आप ग्लोरिफिकेशन में उनको मरवा देंगे मेरा सर, ख्याल हम और आप इसलिए बैठे हैं कि हम उसको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दें। कि ये जो फॉग है ना, जी जी, इसको हटाएं हटाएं बिल्कुल। और अवाम को मैंने क्लियर, इसलिए कहा कि ये चीजें हो रही हैं, ऑडियंस को पता हो कि फैक्ट्स क्या है। Facts क्या हैं, इसलिए ठीक है। हमने फैक्ट बयान किए हैं, क्योंकि लोग बार बार ये जो पॉइंट आपने किया कि रशिया का एग्रीमेंट है, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो नो, दे विल नॉट। अब इस जो नहीं, आने का तो एग्रीमेंट है ही नहीं, वो सिर्फ फरहमी का है वो इक्विपमेंट। सर वो तो आप भी चाइना हाँ से ले रहे हो। वो है, वो आप भी चाइना हाँ से वो ले मैंने रहे हो। बकायदा भेजूंगा आपको, किसी मैंने पढ़ा, थॉरली पढ़ा। आप चाइना से इक्विपमेंट लेते हो। हाँ, आज खबर है कि हमारा तो 81% इक्विपमेंट है आज चाइना, आज खबर है कि रशिया ने Su-57 इंडिया को देने की हाँ की है, हाँ बिल्कुल। और विद टेक्नोलॉजी, लेकिन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट तो नहीं है कोई। नहीं नहीं, इसी तरह ईरान हाँ, का ये होता है। रशिया के साथ इक्विपमेंट एक्विजिशन का एग्रीमेंट है वो, दिस व्हाट यू आर रेफरिंग टू। अब वी कम बैक टू टॉक्स। सर अब ये जो भी एग्री हुआ है, इट इज अंडर रैप जिसे कहते हैं, हाँ अंडर ढका रैप, छुपा है। ठीक है। पाकिस्तान को भी पता है और बाकी दोनों पार्टीज को भी पता है। ये दोनों पार्टीज वापस गई हैं, दे विल टॉक, दे विल एग्जामिन एंड सी, रीएडजस्ट करेंगे अपनी पोजीशंस। ठीक ठीक, ये नहीं हो सकता कि 100% आप भी सही हो बोथ ऑफ देम विल रीएडजस्ट, या 100% ये भी सही हो, ठीक है ना। और ये नहीं होगा, ये वो फिर ये देखा जाएगा कि आपका नो गो एरिया है, पर क्यों है। अब कहते हैं कि अमेरिका का नो गो एरिया है न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, ठीक है। अब वहाँ पर इंटरनेशनल लॉ आता है कि चूंकि ईरान IAEA का मेंबर है, उसका राइट है इनरिचमेंट के लिए। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग फैक्ट्स अंडर द सेफगार्ड्स, वो हाँ IAEA की के सेफगार्ड जो भी प्रोटोकॉल है उसके एग्जामिनेशन, तहत। ठीक है उसका सर जो अल्फाजों का इस्तेमाल है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक वो है। सही होना चाहिए। वो जो प्रोटोकॉल है उसके तहत IAEA के मेंबर को इनरिचमेंट की इजाज़त है। ठीक है। NPT के सिग्नेटरी को वेपन बनाने की इजाज़त नहीं है। अब ईरान चूंकि NPT साइन कर चुका है, दे कैन नॉट मेक वेपन्स। अब हेयर कम्स नेगोशिएशंस, ठीक है, कि यही चीज़ JD वांस ने आखिरी जुमला था कि हम ये समझना चाहेंगे और ये उनसे गारंटी लेना चाहेंगे कि वाकई वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहिए। नहीं एनपीटी को एनफोर्स करने का इख्तियार अमेरिका को है या किसी और कोई मैकेनिज्म है उसका उसके तो लिए? अपना एक सिस्टम है, हाँ, UN सिक्योरिटी काउंसिल वो के तो तहत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एक अलग सिस्टम है ठीक उसका। है। अब लेकिन अंडर दैट सिस्टम इन्होंने अपना राइट फोरगो कर चुके हैं। ठीक है। पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर NPT, पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हम IAEA के मेंबर हैं, हाँ, इंडिया भी नहीं है। इंडिया भी नहीं है। अच्छा, अब चूंकि हम NPT के सिग्नेटरी नहीं है, हाँ मेंबर IAEA का होता है, हाँ, ठीक है। सिग्नेटरी NPT का ठीक होता है। लिहाजा हमें कोई ये नहीं कह सकता कि आपका जो प्रोग्राम है इलीगल है। नो, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये नहीं होता। लेकिन इनका जो प्रोग्राम है वो NPT के तहत इलीगल है, अगर है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये ईरान ने उनको यकीन दिलाना होगा। कैसे दिलाएंगे? इट इज़ अप टू ईरान, हाउ डू दे डू इट। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक दो हिंट दे सकता हाँ हूँ। ठीक है। दूसरी बात, इनको, ईरान को जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके अगेंस्ट एग्रेशन नहीं होगा, जिस तरह 47 ये तो प्राइम इशू है ना, ये मेन इशू इशू ही है। है। इसीलिए ये दो इशू जो हैं ये मेंशन हुए हैं मीडिया के अंदर, ठीक है। और उन्होंने पार्टीज ने ये मेंशन किए हैं। और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ें और हैं। ये जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स की बात हो रही है, जी, अभी जी। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, हाँ ये लॉ ऑफ द सी के तहत हाँ, जो हाई सीज हैं और जो वाटर वेज हैं, जिसको वाटर वे कहते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। नहीं रोका जा सकता। इसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान, मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा कि जी हम हिंदुस्तान पे तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आपकी बाउंड्रीज में से गुजर रहा है पानी, तो हम इधर क्यों नहीं इनको कहते कि जनाब आप गलत है। हम ये कहते हैं नहीं, स्टेट ऑफ, मैंने कहा वो रद्द-ए-अमल के तौर पे तो वो कह सकता है कि मैं रोकता हूँ ईरान, लेकिन अंडर द लॉ नहीं कर सकता। जिस तरह कन्वेंशन ऑफ द सी ऑफ लॉ है। जिस तरह हम ईरान के एक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ इसी तरह हम मूडी के जी हम करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को भी एग्जैक्टली हम करते की हैं, वायलेशन को भी क्वेश्चन करते करते हैं। हैं बिल्कुल। ठीक हो गया, ये भी वायलेशन है, वो भी वायलेशन है। जी जी। अब चूंकि जंग हो रही है,
हर कोई अपने अपने हाँ, लिहाज वो भी से वायलेशन कर रहे हैं, ये भी कर रहे हो। ये भी कर रहे हैं। हाँ, अब अमेरिका भी वायलेशन कर रहा है कि Exactly. आपने ये जेनोसाइड जो गजा में हुआ, ये वायलेशन ही ये भी इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, बिल्कुल। आईसीसी के लॉ के अगेंस्ट है। जो आपने उनके लीडरशिप को मारा, उनकी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा, ये भी लॉ के अंदर मना है, मना है, बिल्कुल ये मना भी है, मना है। बिल्कुल मना तो है। लिहाजा अब दोनों पार्टीज को एग्री करना होगा। अब आते हैं हम व्हाट कुड हैपन इन हाँ। फ्यूचर। सर, देयर वुड बी अनदर राउंड ऑफ टॉक्स जहां पर वो दोनों पार्टी प्रिपेयर होकर आएंगी। दे वुड नो व्हाट टू गिव अप, व्हाट टू नॉट टू गिव अप। ये कौन सा रेड एरियाज हैं, उनके कौन से रेड आपका एरियाज हैं। फोरकास्ट क्या है? क्या मेरा फोरकास्ट एक्सपेक्टेशन क्या है? because finally Iran would agree not to make bomb, or America will have to agree not to invade Iran, ठीक है। but Israel will not accept कि अमेरिका ये उनको प्रॉमिस करे कि नॉन इन्वेजन का, या नॉन एग्रेशन का, और वो इस्तेमाल करेगा। सर, दुनिया में दो लफ्ज़ जो बदनाम हो चुके हैं, एक टेररिज्म का और एक न्यूक्लियर का। अब इंडिया इस्तेमाल करता है टेररिज्म पाकिस्तान के अगेंस्ट फॉर नथिंग, अननेसेसरी, लेकिन हवा खड़ा करता है और लोगों के कान खड़े होते हैं। जैसे इसराइल भी एग्रेशन अननेसेसरी कर रहा है। लेट मी कंटिन्यू। अच्छा, क्योंकि 9/11 की वजह से, वाइंड अप कर देना। 9/11 की वजह से इसी तरह न्यूक्लियर का जो हवा है वो इसराइल इस्तेमाल करता है ईरान को इन्वेड करने के लिए, इनकार को वो करने के लिए जो लीबिया के साथ किया उसने। ठीक है। अब यहाँ तक है कि इजराइल इज द स्पॉइलर। What America has to do, what President Trump has to do, what American establishment has to do, what UN has to do, stop Israel from genocide, stop Israel from violation of UN Security Council resolution, and stop Israel attacking Iran and killing उनके लोगों को, उनकी इकोनॉमी को, और बाकी जो सैंक्शंस हैं, बाकी चीजें हैं, आई थिंक दे आर प्रोसीजरल और they have to be lifted. Thank you very much. We look forward to, or Pakistan once again looking forward to hosting the next session of talks, जहाँ पर hopefully we conclude हो जाएगा, और उसके बाद जिसे आपने कहा अमन की बांसुरी बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी नज़ीर साहब, बड़ा वक्त निकाला आपने जी। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा, तो इसमें इसराइल इज द मेन स्पॉइलर ऑफ ग्लोबल पीस। इसको जेनोसाइड से रोकना पड़ेगा। ये अननेसेसरी एग्रेशन एंड वॉर मॉन्गरिंग जो है, ये ग्लोबल पीस को और एक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रही है। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।